नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 14 नवंबर और आज की जो इम्पोर्टेंट खबर है उन्हें हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट है, जो अकेले उड़ते हैं उनके पंख सबसे मजबूत होते हैं। और अब इसी के साथ देख लेते हैं हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत पर पहुंच गई? ऑप्शंस है ए 0.50%, बी 0.35%, सी 0.25% या डी 0.45%। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 0.25%। और आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और अब इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, इंडिया कार्बन एमिशन राइज स्लोअर दिस ईयर सेज रिपोर्ट। ये आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की, जिसके अकॉर्डिंग भारत में 2025 में कार्बन उत्सर्जन की वृद्धि धीमी रही है। और इसी के साथ भारत का कार्बन उत्सर्जन 2025 में केवल 1.4% बढ़ा है। वहीं 2024 की बात करें तो 2024 में यह वृद्धि 4% थी, यानी पहले की तुलना में वर्तमान में काफी कमी देखी गई है। अब वृद्धि धीमी होने के पीछे के जो कारण है उनको भी जानना जरूरी है। तो इसमें आंशिक रूप से अनुकूल मानसून जो है कि इसमें कारण बताया जाए, जिसके कारण शीतलन की मांग कम हो गई थी। और इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है, जिसके कारण कोयला का उपयोग कम हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप उत्सर्जन में वृद्धि अपेक्षा से कम रही। अब आगे बढ़ते इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो 2025 की वैश्विक तुलना कर लेते हैं। तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन 38 अरब टन या 1.1% तक बढ़ने का अनुमान है। वहीं इस वर्ष भारत के उत्सर्जन में 1.4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं 2025 में चीन के उत्सर्जन में 0.4% की वृद्धि का अनुमान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.9% की वृद्धि और यूरोपीय संघ में 0.4% की धीमी वृद्धि होने का अनुमान है। हालांकि हाल के वर्षों की तुलना में धीमी वृद्धि है और ऐसा ऊर्जा खपत में मध्यम वृद्धि और नवीकरणीय ऊर्जा का तेजी से विस्तार, ये दो वजह हैं जिसके कारण ऐसा देखने को मिला है। अब सबसे बड़े उत्सर्जक की बात कर लेते हैं। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक तो चीन का कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो 12 अरब टन है। अमेरिका के कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो 4.9 अरब टन है। वहीं भारत के कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो 3.2 अरब टन है। वहीं भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2.2 टन प्रति वर्ष है, जो दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा सबसे कम है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कोयला जो है वो भारत के उत्सर्जन में योगदान देने वाला प्रमुख ईंधन है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, इंडिया नेपाल साइन पैक्ट 2 स्टेप अप ट्रेड रिलेशन। ये आपके जीएस पेपर 2 आईआर और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। न्यूज क्या है देख लेते हैं। तो भारत नेपाल ने व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच जो है भारत का जोगबनी और नेपाल का विराटनगर के बीच रेल आधारित माल परिवहन को सुगम बनाना है। और इसी के साथ अब थोक माल भी रेल मार्ग से ले जाया जा सकता है। अब बैठक की बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत की तरफ से और नेपाल के उद्योग वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री अनिल कुमार सिन्हा ने दिल्ली में मुलाकात की और भारत और नेपाल के बीच पारगमन संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन करने वाले पत्रों का आदान प्रदान किया। और ये जो उदारीकरण है वो 3 प्रमुख पारगमन मार्गों तक विस्तारित है। कोलकाता से जोगबनी, कोलकाता से नौतनवा सुनौली और विशाखापट्टनम से नौतनवा सुनौली तक। हालांकि ये जो पूरा समझौता हुआ है इससे भारत और नेपाल के बीच मल्टी मॉडल व्यापार संपर्क मजबूत होगा और नेपाल का तीसरे देशों के साथ व्यापार और भी बेहतर होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, ऐसे बैट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रिस्टाइन साल फॉरेस्ट इन झारखंड सारंडा। यह आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो न्यूज क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह 31,468.25 हेक्टेयर यानी कि लगभग 314 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करे। और ये निर्णय सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया है। तो बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना, साथ ही साथ लौह अयस्क खनन के बीच संतुलित स्थापित करना। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ये जो अभ्यारण्य है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। जो सारंडा अभ्यारण्य है उसकी भौगोलिक और वनस्पति विशेषताओं पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सारंडा का मतलब होता है 700 पहाड़ियां।
भौगोलिक विस्तार की बात करें तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिले का वन प्रभाग है, जिसमें कि लगभग 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें भी 816 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन है और शेष संरक्षित वन है। और यहाँ पर मुख्य रूप से साल के घने वन पाए जाते हैं। अब यहाँ की जैव विविधता के बारे में भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हाथी, 4 सिंग वाले मृग, सुस्त भालू पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण हाथी गलियारे हैं जो कि पड़ोसी जंगलों से संपर्क प्रदान करते हैं। पक्षियों और अन्य प्रजातियों के बारे में भी देख लेते हैं तो यहाँ पर 138 पक्षी प्रजातियां, 27 सरीसृप या उभयचर और 32 तितली प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड को कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र का वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया? आपके ऑप्शन से ए 24,941.64 हेक्टेयर, बी 31,468.25 हेक्टेयर, या सी 20,000 हेक्टेयर, या डी 15,500 हेक्टेयर। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।